नमस्कार, मैं दामिनी और आप देख रहे हैं बुलेटिन अपडेट की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति से, जहां पंकज चौधरी ने प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। बीजेपी में अब सबकी निगाहें इस चुनाव पर हैं। वहीं अमेरिका ने भारत पर लगाया 50% टैरिफ, लेकिन इस बार अमेरिकी सांसदों ने इसे खत्म करने की मांग उठाई, जो वैश्विक व्यापार पर असर डाल सकता है। इसी के साथ भारत के खेल प्रेमियों के लिए आज का दिन खास है। दुनिया भर में अपने शानदार खेल का लोहा मनवाने वाले फुटबॉल के महान खिलाड़ी अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेसी आज भारत आ चुके हैं। इस बीच भारत की हवाई ताकत अब एक नई ऊंचाई छूने जा रही है। भारतीय वायुसेना और रूस के बीच R-37M बेहद लंबी दूरी वाली एयर टू एयर मिसाइल को लेकर समझौता लगभग तय माना जा रहा है। और आखिर में इंडिगो की लगातार कैंसिल होती फ्लाइट्स ने यात्रियों को प्रभावित किया और भारतीय एविएशन सेक्टर की सुर्खियां बनी। इन सब खबरों पर विस्तार से बात करने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संसद हमले की 24वीं बरसी आज पीएम मोदी, राहुल और शाह समेत कई नेताओं ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। केरल लोकल बॉडी पोल्स में एनडीए ने रचा इतिहास, पीएम मोदी ने बताया वाटरशेड मोमेंट। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेसी इवेंट में हंगामा, फैंस ने तोड़ी सीटें, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। ममता बनर्जी ने मेसी इवेंट के खराब मैनेजमेंट पर जांच समिति गठित करने का किया ऐलान। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए पंकज चौधरी ने दाखिल किया नामांकन, महाराजगंज के लोगों में खुशी। चलते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज एक बड़ी हलचल देखने को मिली, जो केवल चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि शक्ति और राजनीतिक समीकरणों की दिशा तय करती है। इस हलचल के केंद्र में है केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी, जिन्होंने आज प्रदेश अध्यक्ष के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। अब सबकी निगाहें इस पर हैं कि यूपी बीजेपी की कमान किसके हाथ में जाएगी। पंकज चौधरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ही गोरखपुर के हैं। पंकज चौधरी ने राजनीति की शुरुआत भी यहीं से की थी। वो गोरखपुर के डिप्टी मेयर रह चुके हैं और बाद में महाराजगंज से लगातार 7 बार सांसद चुने गए। यही नहीं, उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में भी काम किया है। लंबे समय से उनकी और सीएम योगी की राजनीतिक यात्रा में कई बार टकराव और प्रतिस्पर्धा देखने को मिली है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पार्टी ने शक्ति संतुलन के नजरिए से पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा सौंपकर इस प्रतिस्पर्धा का नया अध्याय शुरू किया है। यूपी बीजेपी की अध्यक्ष पद की दौड़ में कई दिग्गज नेताओं के नाम सामने आए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, साध्वी निरंजन ज्योति और पंकज चौधरी सभी इसी दौड़ में हैं। लेकिन पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। पार्टी ने पहले ही फैसला कर लिया है कि नया अध्यक्ष ओबीसी कैटेगरी से होगा और इस वर्ग में कुर्मी जाति को प्राथमिकता दी जा रही है। और यही वजह है कि पंकज चौधरी इस पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार बने हुए हैं। आज नामांकन के समय पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और यूपी चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े के साथ यूपी बीजेपी के कई बड़े चेहरे भी मौजूद रहे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक संगठन मंत्री बीएल संतोष ने पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने का संकेत भी दे दिया है। फिलहाल यही संकेत मिल रहे हैं कि प्रदेश बीजेपी की कमान अब पंकज चौधरी के हाथों में जाएगी। भारत पर अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का मुद्दा फिर से सुर्खियों में है। इस बार चर्चा इसीलिए तेज है क्योंकि खुद अमेरिकी सांसदों ने भारत पर लगे 50% टैरिफ को हटाने की मांग की है। याद दिला दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से भारतीय सामान पर 25% टैरिफ लगाया था और कुछ ही दिनों बाद इसे बढ़ाकर कुल 50% कर दिया गया। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि अमेरिकी सांसदों ने इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई। इस रिपोर्ट में जानते हैं। टैरिफ के खिलाफ यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में प्रस्ताव पेश किया गया है, जिसमें संसद के सदस्यों का कहना है कि राष्ट्रीय आपातकाल के नाम पर टैरिफ लगाना वैध नहीं है। इससे देश के आम नागरिकों को ही नुकसान हो रहा है। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के भारत पर लगाए गए टैरिफ का विरोध अब खुद अमेरिका में ही देखने को मिल रहा है। बताते चलें कि भारत पर लगाए गए 50% अमेरिकी टैरिफ को लेकर 3 डेमोक्रेटिक सांसदों ने खुली चुनौती दी है। इसके लिए यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सदस्य डेबोरा रॉस, मार्क वीजी और राजा कृष्णमूर्ति ने अमेरिकी प्रशासन से राष्ट्रीय आपातकाल रद्द करने की मांग की है, जिसके आधार पर ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाया था। सांसदों ने तर्क दिया कि ये अमेरिकी श्रमिकों, उपभोक्ताओं और द्विपक्षीय संबंधों के लिए हानिकारक है। बयान के मुताबिक इस प्रस्ताव का मकसद IEEPA के तहत भारत पर लगाए गए अतिरिक्त 25% टैरिफ को रद्द करना है। बता दें कि 1 अगस्त 2025 को ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ लगाया था। इसके बाद 27 अगस्त 2025 को एक बार फिर 25% का टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। कुल मिलाकर भारत पर 50% टैरिफ लाद दिया गया था।
जिसके चलते कई भारतीय उत्पादों की लागत दोगुनी हो गई थी। कांग्रेस वुमेन रॉस ने बताया कि उत्तरी कैरोलिना की अर्थव्यवस्था व्यापार, निवेश और भारतीय अमेरिकी समुदाय के जरिए भारत से गहराई से जुड़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय कंपनियों ने राज्य में $1 अरब से ज्यादा का निवेश किया है। वहीं कांग्रेसी वीजी ने टैरिफ को उत्तर टेक्सास के निवासियों पर एक टैक्स के रूप में बताया, जो पहले से ही बढ़ती लागत से जूझ रहे हैं। वहीं कांग्रेसी कृष्ण मूर्ति का कहना है कि टैरिफ काउंटर प्रोडक्टिव है और सप्लाई चेन को बाधित करता है। वहीं अमेरिकी श्रमिकों को नुकसान पहुंचाता है और लागत भी बढ़ाता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसे खत्म कर दिया जाए तो अमेरिका भारत आर्थिक और सुरक्षा सहयोग में मजबूती आएगी। खेल प्रेमियों के लिए आज का दिन आपके लिए बेहद खास है। फुटबॉल की दुनिया के महान खिलाड़ी अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेसी आज भारत पहुंच चुके हैं। वर्ल्ड कप विजेता और 8 बार बेलन डोर विजेता मेसी आज से शुरू कर रहे हैं अपना जियो टूर ऑफ इंडिया 2025। इस दौरे में वो कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली जैसे 4 बड़े शहरों का दौरा करेंगे और भारतीय फुटबॉल को एक बड़े उत्सव का रूप देंगे। भारत के खेल प्रेमियों के लिए आज का दिन खास है। दुनिया भर में अपने शानदार खेल का लोहा मनवाने वाले फुटबॉल के महान खिलाड़ी अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेसी आज भारत आ चुके हैं। वर्ल्ड कप विजेता कप्तान और 8 बार बेलन डोर विजेता मेसी आज से अपना जियो टूर ऑफ इंडिया 2025 शुरू कर रहे हैं। इस दौरे में वे कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली के 4 बड़े शहरों का दौरा करेंगे और भारतीय फुटबॉल को एक बड़े उत्सव का रूप देंगे। मेसी के साथ उनके लंबे समय के साथी लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल भी हैं। इस 3 दिवसीय दौरे में मेसी कई हाई प्रोफाइल इवेंट्स में भाग लेंगे, फ्रेंडली मैच खेलेंगे और भारतीय नेताओं, खिलाड़ियों और हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। आज सुबह तड़के 3:30 बजे मेसी मियामी से कोलकाता पहुंचे। उनका स्वागत देखने के लिए स्टेडियम और आसपास की सड़कों पर हजारों फैंस जमा थे, जिन्होंने जोरदार मेसी मेसी के नारे लगाए। सुबह 9:30 बजे उनका मीट एंड ग्रीट सेशन शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने फैंस से मुलाकात की और तस्वीरें भी क्लिक की। इसके बाद मेसी ने विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन में अपनी 70 फीट ऊंची विशाल वर्चुअल प्रतिमा का भी उद्घाटन किया। यह प्रतिमा उनके 38 साल की उपलब्धियों और खेल में उनके योगदान को समर्पित है। इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली और बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान भी मौजूद रहे। शाहरुख के छोटे बेटे अबराम ने भी मेसी के साथ फोटो क्लिक किया। मेसी को मोहन बागान ने एक खास तोहफा भी दिया। क्लब में उन्हें अपनी टीम की जर्सी गिफ्ट की, जिस पर मेसी का नाम लिखा हुआ था। इस दौरान मेसी ने स्टेडियम का चक्कर लगाकर फैंस का अभिवादन किया और उन्हें ऑटोग्राफ दिए। आज ही हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में मेसी का फ्रेंडली मैच भी होगा। इस मैच में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मौजूद होंगे और मेसी से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी भी इस मैच में उनके साथ खेलेंगे। इस दौरान मेसी युवा खिलाड़ियों और फैंस के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेंगे। कल यानी 14 दिसंबर को मेसी मुंबई में होंगे। वहां वे पैडल कप सेशन, सेलिब्रिटी मैच, वानखेड़े स्टेडियम में बड़े इवेंट और रात में चैरिटी फैशन शो में भी हिस्सा लेंगे। उनके साथ लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल स्पेनिश म्यूजियम परफॉर्मेंस देंगे। 3 दिवसीय दौरे का समापन नई दिल्ली में होगा। मेसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे और अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कोलकाता और हैदराबाद में कुल 2500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। मेसी का यह दौरा केवल फुटबॉल के लिए नहीं, बल्कि युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करने और भारत में खेल प्रेम बढ़ाने का अवसर भी है। 4 बड़े शहरों में उनका दौरा भारतीय खेल प्रेमियों के लिए यादगार साबित होगा। लियोनेल मेसी का ये भारत दौरा खेल का जादू फैलाने, युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करने, नेताओं और हस्तियों से मुलाकात करने और फुटबॉल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक यादगार उत्सव है। कोलकाता से शुरू हुआ यह दौरा अब हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क। वहीं भारत की हवाई ताकत अब नई ऊंचाई छूने जा रही है। भारतीय वायुसेना और रूस के बीच R-37M लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल का समझौता लगभग तय माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत 300 मिसाइलें खरीदेगा और अगले 12 से 18 महीनों में डिलीवरी शुरू होगी। इसके आने से भारतीय लड़ाकू विमानों की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। भारत की हवाई ताकत अब एक नई ऊंचाई छूने वाली है। भारतीय वायुसेना और रूस के बीच R-37M बेहद लंबी दूरी वाली एयर टू एयर मिसाइल का समझौता लगभग तैयार है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि करीब 300 मिसाइलें खरीदी जाएंगी।
और अगले 12 से 18 महीनों में ही डिलीवरी भी शुरू हो सकती है। इन मिसाइलों के आने से हमारे लड़ाकू विमानों की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। भारत के पास पहले से ब्रह्मोस जैसी घातक मिसाइल है। अब R-37 के आने से हमारी ताकत और आगे बढ़ेगी। इसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है, यानी दुनिया की सबसे लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइलों में से एक। ये मिसाइल करीब 7400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ती है। दुश्मन के टैंकर, जहाज या किसी भी हाई वैल्यू टारगेट को सेकेंडों में खत्म कर सकती है। R-37 की खासियतें। ये मिसाइल खास तौर पर Su-30 MKI जैसे तेज और बड़े लड़ाकू विमानों के लिए बनाई गई है। इनमें लगा एक्टिव रडार सीकर टारगेट को आखिरी पल तक लॉक रखता है। मिसाइल में 60 किलो का वारहेड होता है, जो किसी भी बड़े दुश्मन प्लेटफॉर्म को चकनाचूर करने के लिए काफी है। Su-30 MKI में आसानी से फिट होगी। भारतीय Su-30 MKI और रूसी Su-30 SM एक ही परिवार के विमान हैं। इसलिए इस मिसाइल को लगाने के लिए बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है। बस सॉफ्टवेयर अपग्रेड के बाद ये पूरी क्षमता से काम करने लगेगी। एक Su-30 MKI में 2 R-37M मिसाइलें लगाई जाएंगी। एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को गिराने की क्षमता। इस मिसाइल का सबसे बड़ा फायदा है कि यह दुश्मन के AWACS यानी उसकी आंख और कान को दूर से ही मार गिरा सकती है। इससे युद्ध का पूरा खेल भारत के पक्ष में जा सकता है। ब्रह्मोस भारत रूस की साझेदारी की सबसे बड़ी सफलता। भारत और रूस मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बना चुके हैं, जो दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिनी जाती है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी से लिया गया है। ब्रह्मोस जमीन, समुद्र और हवा तीनों में दागी जा सकती है। इसकी मौजूदा रेंज 450 किलोमीटर है, जिसे बढ़ाकर 800 किलोमीटर किया जा रहा है। ये लगभग 3700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ती है और 200 से 300 किलो का हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड लेकर किसी भी लक्ष्य को सेकेंडों में तबाह कर सकती है। भारत के लिए ये दोनों मिसाइलें क्यों महत्वपूर्ण हैं? एक तरफ ब्रह्मोस दुश्मन के ठिकानों और बड़े टारगेट्स पर जमीन और समुद्र में वार करती है, तो दूसरी तरफ R-37M हवा में दुश्मन के सबसे महत्वपूर्ण एयर एसेट को उड़ाकर युद्ध का पासा बदल सकती है। भारत की वायु शक्ति अब पहले से कई गुना मजबूत होने जा रही है। सोचिए कि आप प्लेन की टिकट बुक करते हैं और एयरपोर्ट पर जल्दी पहुंचते हैं, लेकिन तभी अचानक ऐलान होता है कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। ऐसा हाल ही में हजारों भारतीय यात्रियों के साथ हुआ, जब इंडिगो एयरलाइंस की एक के बाद एक फ्लाइट्स रद्द हो गई। सैकड़ों उड़ानें कैंसिल होने से एयरलाइन और एविएशन सेक्टर में हड़कंप मच गया। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ये समस्या एयरलाइन की मनमानी की वजह से है या सरकार के नए नियमों की वजह से? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इस बार अपनी समय की पाबंदी के लिए नहीं, बल्कि देश के इतिहास में सबसे बड़े एविएशन क्राइसिस के लिए सुर्खियों में बनी हुई है। बीते दिनों में देश में ऐसा एविएशन क्राइसिस देखने को मिला जो पहले कभी नहीं देखा गया। सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द हो गईं, एयरपोर्ट पर हजारों यात्री फंस गए, लोगों की जिंदगियों में उथल पुथल मच गई। सबसे बड़ी वजह रहा खुद एयरलाइंस का ऑपरेशनल सिस्टम। बात करें इंडिगो की, तो इंडिगो के पास भारत में 64% मार्केट शेयर है, यानी तय है अगर इतनी बड़ी कंपनी डगमगाएगी तो पूरा सिस्टम ही हिल जाएगा। बयान में सामने आया कि इंडिगो ने FDTL के नियमों के पालन की तैयारी नहीं की थी। असल में FDTL का मतलब है फ्लाइंग ड्यूटी टाइम लिमिट। ये DGCA की ओर से जारी सुरक्षा नियम है जो ये निर्धारित करते हैं कि पायलट कितने समय तक ड्यूटी पर रह सकते हैं, वो कितने घंटे उड़ान भर सकते हैं, कितनी रात में लैंडिंग की अनुमति है और उन्हें न्यूनतम विश्राम कितने समय का लेना जरूरी है। अब इंडिगो का बिजी और कॉम्प्लेक्स उड़ान शेड्यूल नवंबर में उस समय बिगड़ गया जब पायलट और क्रू मेंबर्स को ज्यादा आराम देने वाला नया नियम लागू हुआ। दिसंबर के पहले हफ्ते में एयरलाइन पूरी तरह बिखर गई। एक ही दिन में 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गईं। इससे 10 लाख से ज्यादा बुकिंग्स प्रभावित हुई। लोग परेशान हुए और हालात बिगड़े तो सरकार ने एयरलाइंस की कार्य प्रणाली की जांच का आदेश दिया। देश भर में पैसेंजर परेशान होते रहे। इसके बाद इंडिगो के मैनेजमेंट ने माफी मांगी और कहा कि खराब मौसम और सॉफ्टवेयर अपडेट जैसे कई कारणों से उड़ानों में दिक्कत आई।
एविएशन मार्केट के सबसे बड़े हिस्से पर काबिज इंडिगो की गड़बड़ी से देश भर के हवाई अड्डे प्रभावित हुए, जिसके बाद सरकार को अपना नया सुरक्षा नियम अस्थायी रूप से वापस लेना पड़ा। इसके बाद सरकार ने सख्ती दिखाई। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने संसद में कहा कि कोई भी एयरलाइन कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, गलत योजनाओं से यात्रियों को इतना परेशान नहीं कर सकती। नायडू ने यह भी कहा कि इस मसले पर सख्त कार्रवाई होगी ताकि हर एयरलाइन के लिए मिसाल कायम हो। भारत में हवाई यात्रा की मांग तेजी से बढ़ रही है, इसलिए हमें 5 बड़ी एयरलाइंस की जरूरत है। We are not taking this situation easily. We are doing an inquiry and we will take very strict action, not only for this situation but also as an example. We will set an example for all the airlines. If there is any miscompliance, any non-compliance or non-adherence for any single person, any entity or any organization or any operator functioning in this civil aviation, we will take very strict action so that we set an example in the industry. नायडू ने लोकसभा में यह भी कहा कि एयरफेयर रेगुलेशन यात्रियों की सुरक्षा और मार्केट ग्रोथ के बीच संतुलन बनाए। 1994 से डीरेगुलेशन ने प्रतिस्पर्धा बढ़ाई और यात्रियों को फायदा पहुंचाया, जबकि सरकार असाधारण हालात में किराया सीमित कर सकती है। And it was deregulated, that idea that came up, and then the Air Corporations Act was repealed in 1994. And the idea behind the deregulation at that time was to allow the sector to grow. Open sky was mentioned because there was so much demand and potential in the country, and considering the global way of how civil aviation was observed across the world, all the countries who have seen exceptional growth in their own country in civil aviation, they had deregulated markets. हवाई क्षेत्र में इतना कम कंपटीशन और कुछ ही कंपनियों के हाथ में इतना ज्यादा नियंत्रण अब भारत में मानो आम हो गया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत के सबसे फायदेमंद एयरपोर्ट को 2 कंपनियां चलाती हैं और देश के 40% ईंधन की रिफाइनिंग भी 2 कंपनियां ही करती हैं। वहीं टेलीकम्युनिकेशन, ई कॉमर्स, पोर्ट्स और स्टील जैसे अहम क्षेत्रों में भी कुछ ही बड़ी कंपनियां हावी हैं। यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो भारत में मोनोपोली और डुओपोली का बोलबाला है। एक्सपर्ट्स की माने तो मोनोपोली इकोनॉमी के लिए बड़ा खतरा है। वहीं एविएशन सेक्टर में इंडिगो एयरलाइंस की मोनोपोली यानी एक तरफा दबदबा अब जांच के दायरे में आ गया है। सीसीआई जांच कर रही है कि क्या देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस ने मोनोपोली बनाए रखने के लिए कोई कंपटीशन के नियमों का उल्लंघन किया है। ये भी जान लीजिए कि इंडिगो संकट कंपटीशन एक्ट की धारा 4 का खुला उल्लंघन माना जा रहा है। इसके मुताबिक कोई कंपनी अपनी धाक के बल पर मनमानी कीमत नहीं वसूल सकती और सेवाओं को मनमाने तरीके से संचालित कर कस्टमर्स को ब्लैकमेल भी नहीं कर सकती। सीसीआई इंडिगो की मोनोपोली वाली स्थिति और गलत इस्तेमाल जैसे कई पहलुओं पर छानबीन कर रहा है। वहीं अगर किराया बढ़ाने का मामला साबित होता है तो आयोग जांच का आदेश देगा। तो आज हमारे इस बुलेटिन अपडेट में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।